फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3। दो टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप सबने देख लिए होंगे। और ये टॉपिक है हमारा चिंतन यानी थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट टॉपिक मिलेगा आपको यहाँ पे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चिंतन है हमारा वो होता क्या है। ठीक है, ये पता होना जरूरी है हमें कि चिंतन होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, चिंतन क्या है? ये एक अप्रत्यक्ष मानसिक प्रक्रिया है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है। यानी क्या है? ये मेंटल प्रक्रिया है, हमारी मानसिक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है कि जो वातावरण से जो हमारी सूचनाएं मिलती है उनको हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करते हैं। मान लो मेरे को पता चला कि सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को है, तो हम जोड़ तोड़ करेंगे कि अच्छा फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, ओके एडमिट कार्ड कब आएंगे, ओ और कैसे एग्जाम दूंगा मैं, कैसे क्या करूंगा। तो ये जो सब हम कर रहे हैं ये क्या होता है? हमारा जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जो सूचना हमें मिली है हम उसमें अपनी तरफ से जो जोड़ तोड़ करते हैं मानसिक है, उसे चिंतन कहते हैं। बल्कि काफी लोगों ने क्या कहा है कि चिंतन क्या होती है? एक समस्या या समाधान। कोई भी प्रॉब्लम आई और उसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला, तो उसके बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो दो चीजें होती है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ये जो सब करती हूँ ये भी चिंतन होता है। एंड द सेकंड वन इज, इफ कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, तो हाउ आई कैन सोल्व, मैं उसको कैसे सोल्व करती हूँ। तो जो इनके बीच में प्रॉब्लम और सोल्विंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है हमारा, वो क्या कहलाता है? हमारा थिंकिंग यानी चिंतन कहलाता है। ठीक है, ये तो हुई बात चिंतन की डेफिनेशन की। अभी देखिए, जो रॉस साइंटिस्ट, ये जो रॉस थे हमारे, इन्होंने एक बड़ी अच्छी इनके बारे में कहा है, चिंतन के बारे में। तो ये स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पुटअप की जाती है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया। जो चिंतन है वो ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उसकी कैसे एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चिंतन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला होता है हमारा सबली चिंतन और सेकंड वन होता है यथार्थवादी। तो आप है ना, जब भी कोई भी नेम देखो तो सबसे पहले उस नेम का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। तो सबली चिंतन, सबली मतलब जो सपनों में रहते हैं हम, वो वाला चिंतन होता है। यथार्थ यानी जो वास्तविकता है, आज मैं जो वास्तविकता में बैठी हूँ, मैं आप सबको जो पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? यहाँ मैं सोच रही हूँ कि कितना आपके लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा ये सेशन, कैसे मैं और बेटर बनाऊं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से ग्रैप कर पाओ। ये क्या है? मैं प्रेजेंट सिनेरियो में सोच रही हूँ, कर रही हूँ। तो ये क्या है? मेरा यथार्थवादी चिंतन है। और मैं बैठ के सोचूंगी, ओ एग्जाम में क्या आएगा, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सबकी जॉब लग जाएगी। तो सबकी जॉब लग जाएगी तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये सब क्या है? ये मैं सपन ले रही हूँ, ये मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ। तो ये किस में आएगा? मेरा सबली चिंतन में आएगा। ठीक है, तो दो चीज पता चली। अभी ये देखिए, पूरा देखते हैं कि क्या होता है हमारा सबली चिंतन। देखिए, इस श्रेणी में चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति अपने काल्पनिक विचार यानी जो फिक्शन होता है हमारा, जो काल्पनिक विचार होते हैं, जो उसके डिजायर से उसकी अभिव्यक्ति करता है। वो जैसे पढ़ाई समाप्त करने के बाद वह डॉक्टर बनेगा, उसके पास सुंदर कोठी होगी, एक बड़ी कार होगी, ये सब क्या है? वो सपन ले रहा है। तो ये क्या है? सबली चिंतन है। ठीक है, और इस चिंतन में देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जो डे ड्रीमर रहते हैं तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये हो गया हमारा सबले चिंतन। अभी देखते हैं हम यथार्थवादी चिंतन क्या होता है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सोचना, वो क्या होता है? हमारा यथार्थवादी होता है। अभी इसके टाइप्स है फर्दर। तो पहला इसका अभिसारी चिंतन है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, आपने कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस देखे होंगे। कन्वर्ज कन्वर्ज मतलब जब चीजें देखो, जब ऐसे ऐसे रे आ रही हैं, ये रे सारी आके एक बिंदु पे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इकट्ठी हो गई ना, तो कन्वर्ज हो रही है। ये क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, अभिसारी चिंतन होता है। और फिर होता है डाइवर्ज, मतलब यहाँ से ये रेज ऐसे हर दिशाओं में, सारी दिशाओं में ये रेज क्या है? जा रही है हमारी। तो ये क्या है? डाइवर्स चिंतन होता है। ठीक है, डाइवर्स थिंकिंग बोलते हैं। ये एक बिंदु पे आके अटक जाता है, और ये फैला हुआ चिंतन बोलते हैं। ऐसे देखो, ये ऐसे 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 फैला हुआ चिंतन होता है। ठीक है, तो कन्वर्स और डाइवर्स में डिफरेंस पता चला। अभिसारी और अपसारी, अप मतलब ऊपर की तरफ फैलना पूरा। ठीक है,
ये होगा। एंड नेक्स्ट वन इज आलोचनात्मक चिंतन। देखिए आलोचनात्मक मतलब आलोचना करते हैं हम, किसी की बुराई वगैरह करते हैं, किसी में कमियां निकालते हैं, ये इवेल्युएटिव थिंकिंग में आता है। तो ये हमने चिंतन के टाइप पढ़े। क्या सबली चिंतन होता है हमारा, और क्या यथार्थवादी चिंतन होता है। सबली जो डे ड्रीमर रहते हैं वो लेते हैं कि सोचेंगे हाँ यार 2 दिन एग्जाम के बचेंगे तब पढ़ लूंगा, वो सौपल ले रहे कि फिर मैं क्लियर भी कर दूंगा। और यथार्थ सब सोचते हैं कि हाँ अभी वी हैव 5 मंथ्स, अगर हम आज भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। तो ये जो टाइप वाला चिंतन है ये हमारा यथार्थ में आता है, प्रेजेंट को देख के सोच रहे हैं हम। तो यथार्थ के टाइप पढ़े हमने। अभिसारी चिंतन कन्वर्जिंग बोलते हैं, यानी एक बिंदु पे जो आके अटक जाता है उसे बोलते हैं। अपसारी यानी डाइवर्स, जो फैला हुआ होता है वो होता है। एंड द आलोचनात्मक इज इवेल्युएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अभिसारी में और अपसारी में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए इसे निग्नात्मक भी बोलते हैं, इसे कौन सा बोलते हैं, निग्नात्मक भी बोलते हैं। यानी निग्नात्मक क्या होता है, पहले नियम होते हैं हमारे, फिर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि a प्लस बी का है, a प्लस बी का स्क्वायर है और मेरे को दे दे 2 प्लस 3 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो गया, ये नियम हो गया, हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं। बल्कि जो अपसारी होता है हमारा वो क्या होता है, आगनात्मक होता है। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, देन लास्ट में क्या करते हैं, हम उसको सोल्व करते हैं। मान लो कि मैं बच्चों को एग्जाम्पल दे रही हूँ, अच्छा बच्चों आप टिफिन में क्या लेके आए हो, पराठा लेके आए हो, कोई बोलेगा मैं ब्रेड लेके आया हूँ, तो क्या है, फिर मैं उनको सेफ बताऊंगी इससे। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आगनात्मक चिंतन हो जाता है। और निगनात्मक जिसमें डायरेक्ट, जैसे बच्चों 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 12 होता है, 12 6 से क्या होता है, 12 होता है, नहीं सॉरी 2 6 से क्या होता है, 12 होता है। तो ये किसमें आते हैं, हमारे निगनात्मक चिंतन में आते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज तथ्यों के आधार पर। इसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसके आधार पर हम कहीं पर भी पहुंचते हैं। जबकि जो अपसारी चिंतन होता है हमारा वो फैला हुआ चिंतन होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए कि 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 12 हो गया, ये किस में आ गया हमारा, ये आ जाता है हमारा अभिसारी चिंतन में आ जाता है। हम बोलेंगे बच्चों से, अगर बच्चों पानी ना होता तो क्या होता, तो बहुत सारे व्यूज पॉइंट है, हर बच्चे की अलग अलग राय रहती है उस पर, हर बच्चा क्या है कि बहुत सारे आंसर दे सकता है, खुला हुआ चिंतन होता है ये। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें क्लोज एंडेड आंसर होते हैं। आपने देखा कि यहाँ आंसर क्या है, हमारा 12 आया, तो 12 क्या है, एक क्लोज एंडेड है ना भाई, 12 से आगे तो कुछ आएगा नहीं, हम जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। लेकिन यहाँ मैंने पूछा कि अगर पानी ना होता तो क्या होता, तो ओपन एंडेड आंसर, एवरीवन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर, सब अलग अलग टाइप के आंसर्स देंगे, पक्का बात है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर आंसर, बिल्कुल पर्टिकुलर, 12 क्या था, एक पर्टिकुलर आंसर था, चेंज नहीं हो सकता, यही आंसर रहेगा इसमें। एंड इन दिस देखो मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, हर किसी का माइंड हर अलग अलग डायरेक्शन में चलता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग इसकी सॉल्यूशन देगा। इसमें देखिए जो सॉल्यूशन है वो रिजिड रहते हैं, यानी स्थिर रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मैं बच्चों को बोलूंगी अच्छा बच्चों अगर सूर्य उदय नहीं होता तो क्या करते हम, क्या होता, तो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, उनकी एक्सप्लेनेशन हो रही है अच्छी बच्चों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, पर डायरेक्ट आंसर बताना है तो क्या क्रिएटिविटी है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। is 6 multiplied by 2 is equals to 12 is any creativity, no, no creativity is here। but पानी नहीं होता तो क्या होता, बिल्कुल क्रिएटिविटी है, बच्चे सोचेंगे, माइंड यूज करेंगे, दे हैव आइडियाज, आइडियाज आएंगे उनके माइंड में। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी में। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिविटी रहती है, बिल्कुल भाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिविटी ही था, 12 12 क्या आ गई थी, ऑब्जेक्टिविटी थी। बस इसमें क्या रहती है, सब्जेक्टिविटी। काफी अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है, तो अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं। तो आई होप ये आपको जो अभिसारी चिंतन था और अपसारी चिंतन था ये समझ में आ गया होगा। अभिसारी यानी एक बिंदु पे आके अटक जाना, ठीक है, और अपसारी यानी फैला हुआ चिंतन, इसमें निगनात्मक होता है और इसमें आगनात्मक होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। वो काफी बार पूछा जाता है, ओपन एंडेड आंसर होते हैं, तो अपसारी जो चिंतन होता है उसमें हमारे ओपन एंडेड आंसर होते हैं। ओके, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, आलोचनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है कि मान लो कुछ घटित नहीं हुआ है, उससे पहले हम उसके गुण दोष रख लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आया नहीं उससे पहले ही सोचेंगे ओ माय गॉड कहीं इस बार की तरह जो सीटेट का एग्जाम है उसमें फिर से ईवीएस ऐसे हाई फाई तो नहीं पूछ लेंगे, ये सीबीएसई वाले ऐसा ही करते हैं, ये समझते नहीं है, तो हम उसके गुण दोष निकालने लग जाते हैं। पेपर हुआ नहीं उससे पहले उसके गुण दोष निकालने लग जाते हैं, उसकी सच्चाई हमने स्वीकार नहीं की, हमने फेस नहीं की सिचुएशन, उससे पहले ही गुण दोष निकाल रही है, तो वो क्या होता है, हमारा आलोचनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, चलिए अभी चिंतन के कुछ और भी प्रकार है, काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं, तो ये भी हम देखेंगे ये क्या होते हैं।
तो देखिए ये क्या होता है, अमूर्त और संप्रत्यात्मक होता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट यानी कंसेप्चुअल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, भाषा की आवश्यकता होती है। जितनी हमें नॉलेज होगी भाषा की, लैंग्वेज पे हमारी कमांड होगी, उतना हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपनी जो व्यूज है उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज मूर्त और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, यानी कंक्रीट और परसेप्चुअल होता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे सरल रूप है। काफी बार पूछ सकते हैं कि जो सबसे सरल रूप कौन सा है, वो मूर्त और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है। इसमें इंद्रियों द्वारा संवेदन जो नाड़ियां होती है हमारी, उसकी अनुक्रिया होती है। तो इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे सरल रूप कौन सा होता है, कंक्रीट और परसेप्चुअल होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज विमर्शनी चिंतन, विमर्श चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव आपने पढ़ा होगा साइंस में, रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये उच्च स्तर होता है। कैसा है चिंतन का, ये उच्च स्तर माना जाता है, और ये कठिन समस्याएं होती है, जो हमारी हार्ड प्रॉब्लम्स होती है, उनके सॉल्यूशन पे डिपेंड कर, उनके सॉल्यूशन को निकालता है। इससे क्या होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती है। तो जो सरल चिंतन था वो कौन सा था हमारा, कंक्रीट और परसेप्चुअल, मूर्त और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष था। एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो कौन सी हमारी उच्च है, और ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सहचारी, एसोसिएटिव थिंकिंग। देखिए सेम है सवली चिंतन था उसकी तरह है, ये इसमें सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं, और कोई निर्देशित नहीं होता ये। फिर आते हैं पार्श्विक, यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस पुटअप किए गए। क्या होता है पार्श्विक चिंतन, तो गिलफोर्ड ने इसे अपसारी डाइवर्स कहा है, यानी फैला हुआ, ऐसे 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 फैला हुआ चिंतन भी कहा है। इसे वर्टिकल और पार्श्विक चिंतन में अंतर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे क्या होता है हमारा वर्टिकल थिंकिंग। तो वैसे मानसिक क्रियाएं जो निम्न और उच्च स्तर के जो संपर्क है उसके मध्य होती है, वो क्या होती है, हमारी वर्टिकल थिंकिंग में होती है। अब आप यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे कि पार्श्विक चिंतन क्या करता है, बेसिकली जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करता है, उसकी व्याख्या देता है, उसकी सॉल्यूशन और उसकी जो डेफिनेशन देने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स को डिस्कवर करता है। तो जो पार्श्विक चिंतन है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है एंड फाइंड्स द मैनी वे टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के काफी सारे वेज को फाइंड आउट करता है, ओके। तो समझ गए होंगे आप। अब जबकि जो हमारा उर्दू चिंतन होता है ये क्या होता है, डीप थिंकिंग, दिस इज नोन एज डीप थिंकिंग, गहन चिंतन। क्या होता है, जो साधु संत होते हैं हमारे, जो सेंटेंसेस हैं, दे आर मोस्टली वो गहन चिंतन करते हैं, हमारे डीप थिंकिंग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। जबकि जो हमारा पार्श्विक चिंतन है वो क्या करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करता है और फाइंड आउट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेज टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम। आल्सो जो प्रॉब्लम है हमारी उसके बारे में सोचने के भी, थिंकिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स फाइंड आउट करता है। अभी देखिए कौन कौन सी चीजें चिंतन में यूज की जाती हैं, चिंतन के विभिन्न उपकरण क्या है। मान लो हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड बुक होनी चाहिए, एंड आजकल तो इंटरनेट में कंपलसरी हो गया है। तो ये चीजें उपकरण आती है। तो ऐसे ही जो चिंतन के उपकरण है वो क्या क्या होते हैं, तो देखिए हर बच्चा सामान्यीकरण और विभेदीकरण करता है। सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, विभेदीकरण डिफरेंशिएशन करता है, और सब जो संप्रत्य है यानी कंसेप्ट है, बच्चा क्या करता है किसी भी चीज को जर्नलाइज करता है। जर्नलाइज मतलब उसको समझता है। मान लो मेरे पास पेन है तो छोटा बच्चा क्या करेगा, उसको समझेगा कि कैसे इसे यूज करना है, फिर डिफरेंशिएट करेगा कि ये पेंसिल से कैसे डिफरेंट है। तो ये क्या किया, उसने कंसेप्ट बनाया है अपने माइंड में। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें ये जो एबिलिटी होती है कंसेप्ट डेवलपमेंट की, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। तो देखिए बिल्कुल बात जाहिर सी बात है, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप कंसेप्ट बना ही नहीं सकते, आपके माइंड में आइडियाज ही नहीं आएंगे। इफ यू डोंट हैव आइडियाज, व्हाई, कैसे करोगे आप भाई, कैसे अपने जो व्यूज है वो एक्सप्रेस कर पाओगे। तो यहाँ से फिर कंसेप्ट नहीं बनता है, तो लैंग्वेज जरूरी है। नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। देखिए समाज में होने वाली हर अच्छी और बुरी घटना, बिल्कुल है, अगर अच्छा होता है बुरा होता है तो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, हमारी जो थिंकिंग है वो एक्साइटेड होता है और ये लगातार चलती रहती है। क्या होती है, परसेप्शन होता है। फिर होता है संकेत और चिन्ह। तो बेसिकली जो हमारे साइंस वगैरह होते हैं ये किस में यूज किए जाते हैं, ये मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज की जाती हैं। तो क्या है कि इससे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उनका ये नेतृत्व करते हैं, उनको बताते हैं, और इससे हमारा जो ज्यादा सोचने वाली शक्ति होती है उसको बचाते हैं हमारे। फिर होते हैं फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज मैथ में भी यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, फिजिक्स में भी यूज होते हैं, इवन कंप्यूटर साइंस में भी यूज होते हैं। हिंदी में भी अगर संधि पढ़ोगे तो फॉर्मूलाज है, इंग्लिश में भी जाओगे नाउन पढ़ोगे तो कुछ रूल्स हैं उसके।
तो वो फॉर्मूलाज में आ जाते हैं। आप वॉइस एंड नरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी फॉर्मूलाज आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे क्या है कि जो हमारी चिंतन की प्रक्रिया है उसमें ये की तरह वर्क करते हैं। जैसे मैंने दरवाजे में डायरेक्ट की लगाई, तुरंत खुल जाता है। तो ये फॉर्मूलाज दिखने में तो छोटे होते हैं बट हैव तो बहुत जल्दी करते हैं। अगर मान लो मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो मैं कैसे सोल्व करूंगी क्वेश्चन, नहीं कर पाऊंगी ना। तो फॉर्मूलाज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। नेक्स्ट आता है प्रतिमाएं। देखिए प्रतिमाएं इमेजेस होती है। तो इमेजेस और माइंड पिक्चर, बिल्कुल माइंड पिक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे माइंड में पिक्चर बनाते हैं ज्यादा, और हम बड़े हो जाते हैं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं माइंड पिक्चर बनाना। लेकिन आपको ध्यान होगा, मान लो आप बचपन में कहीं गए थे, कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए थे, तो आपको बचपन में नहीं तो मान लो आप 7 या 8 साल का बच्चा जाता है तो माइंड में पिक्चर बना लेता है। आप जब भी ऐसे आंखें क्लोज करना सभी अपनी, तो वो पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो वो क्या होती है, हमारी माइंड पिक्चर्स होती है, ठीक है। ये इमेज, वस्तु, व्यक्तिगत अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंस है पर्सनल, ये किसी चीज व्यक्तिगत तौर के देखने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। तो ये हमने पढ़ा थिंकिंग वाला टॉपिक। आई होप आप सबको कंसेप्ट है वो जो इसका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एन डाउट, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द आंसर्स। और इससे बाहर यहाँ से कुछ नहीं आएगा। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से पढ़ना। मैं तो ये बोलूंगी एटलीस्ट 2 टाइम देखना, ताकि जो कंसेप्ट है आपका सारा क्लियर हो जाए। अपसारी यानी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो हमने निगनात्मक और अग्नात्मक पढ़ा, वो डिडक्टिव और इंडक्टिव होता है। तो उसके बारे में भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।